आइए आज हमें प्लेटो भाग 6 में प्लेटो के कानून पे क्या विचार थे और प्लेटो और फासीवाद में क्या संबंध है इसको पढ़ना है। वास्तव में हमने इसके पहले के जो 5 वीडियो थे इन सब वीडियो में हमने क्या क्या अध्ययन कर लिया है। पहले भाग में हमने अध्ययन किया कि प्लेटो का जीवन परिचय, उसके ग्रंथ, उसकी अध्ययन पद्धति और फिर उसके बाद उसका जो न्याय सिद्धांत था, शिक्षा योजना थी, उसका साम्यवाद था, राज्य पे उसके विचार थे। और अब आज प्लेटो भाग 6 या प्लेटो पे अंतिम भाग है आज का। इसमें हमें प्लेटो के कानून पे क्या विचार थे और प्लेटो और फासीवाद में क्या रिलेशन है इसको समझना है। तो सबसे पहले हम देख लें प्लेटो के कानून पर विचार, के कानून पर विचार, इस पे उसके क्या विचार थे। प्लेटो अपने जीवन के शुरुआती दौर में तो कानून के राज्य की बात करता ही नहीं था। रिपब्लिक में उसने आदर्श राज्य की कल्पना की और उसमें वो उसका जो आदर्श राज्य था वो वास्तव में विधि विहीन राज्य था, कानून विहीन राज्य था। उसमें दार्शनिक राजा होता था जो कि कानून से परे होता था, वह जो निर्णय लेता था वही कानून माना जाता था। लेकिन अपने ग्रंथ द लॉज में, जो उसका जीवन का अंतिम ग्रंथ था, द लॉज जो उसके जीवन का अंतिम ग्रंथ था, इस ग्रंथ में उसने कानून के पर आधारित शासन की बात की। तो कानून के बारे में उसके विचार क्या थे देख लें। वह कहता है कि कानून वास्तव में कैसे कैसे अस्तित्व में आया। प्लेटो कहता है कि एक अवस्था जो थी ये कानून पूर्व की अवस्था थी। वो कहता है कानून पूर्व की अवस्था थी, कानून पूर्व की अवस्था थी। और इस कानून पूर्व की अवस्था में क्या था कि जो प्रथाएं और परंपराएं थी, प्रथाएं और परंपराएं, इन्हीं से सब कुछ सामाजिक जीवन संचालित होता था। वो कहता है कि एक अवस्था ऐसी थी जो कानून पूर्व की अवस्था थी, उस समय कानून नहीं था और जो प्रथाएं परंपराएं रहती थी उन्हीं से वास्तव में समाज संचालित होता रहता था। लेकिन इसके बाद की अगली अवस्था क्या आई, इसमें प्लेटो कहता है कि परिवार अस्तित्व में आ गए। और जब परिवार अस्तित्व में आए, प्लेटो कह रहा है कि परिवार फिर आगे चलकर समय बीतने पर परिवार अस्तित्व में आए। और जब परिवार अस्तित्व में आए तो फिर क्या जरूरत हुआ, प्रथाएं जो थी वो कानून का रूप लेने लगी। वो कहता है कि जब परिवार अस्तित्व में आए तो ढेर सारे परिवारों का जब समूह एक साथ रहने लगा तो फिर ये प्रथाएं ही कानून का रूप लेने लगी। इसका परिणाम क्या हुआ, और इसका परिणाम क्या हुआ, प्लेटो के अनुसार प्रथाएं कानून का रूप लेने लगी, कानून का रूप लेने लगी। अब प्लेटो कहता है कि इसके बाद क्या स्थिति हुई, वो कहता है परिवार अस्तित्व में आए तो अब प्रथाएं कानून का रूप लेने लगी। लेकिन इसके बाद क्या हुआ कि बहुत सी ऐसी ऐसी समस्याएं आई और आवश्यकताएं आई जिससे ये नए नए कानूनों ने जन्म ले लिया और कानून बनाने वाले लोगों ने भी जन्म ले लिया। अर्थात वो कहता है कि परिवार अस्तित्व में आए तब तो प्रथाओं ने कानून का रूप लेना प्रारंभ कर दिया, लेकिन आगे चलकर क्या स्थिति हुई कि समाज में युद्ध, अकाल, ऐसी ऐसी एक से एक नई परिस्थितियां आई और मनुष्य के सामने नई नई आवश्यकताओं ने जन्म लिया। और इसका परिणाम क्या हुआ, जब नई नई आवश्यकताएं, नई नई परिस्थितियां आई तो उसका परिणाम ये हुआ कि कानून बनाने वाले नए नए लोग आ गए और नए नए कानूनों ने जन्म ले लिया। तो इस तरह से प्लेटो क्या कहता है कि आगे चल के युद्ध, अकाल आदि परिस्थितियां परिस्थितियां सही परिस्थितियां उत्पन्न हुई। और इसका परिणाम क्या निकला, इसका परिणाम ये निकला
कि नए नए कानून तथा कानून निर्माता अस्तित्व में आए। उसने क्या कहा कि जब नई नई परिस्थितियां आई तो उसका परिणाम हुआ कि युद्ध आया, अकाल आया, ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई तो नए नए कानून आए और नई नई नए कानून निर्माण करने वाले नए नए लोग उत्पन्न हो गए। और इस तरह से उसने क्या कहा कि कानून वास्तव में क्या है, लंबे समय से, कानून कहता है कि लंबे समय से संचित किया हुआ कोष है। अर्थात यहाँ एक स्थिति ऐसी है कि प्रथा परंपरा है और यही प्रथा परंपरा आगे चल के कानून का रूप लेती है और फिर जब नई परिस्थितियां आती हैं, नई आवश्यकताएं उत्पन्न होती हैं, युद्ध काल की स्थिति आती है तो नए नए कानून जन्म लेते हैं, नए नए कानून बनते हैं और बहुत से कानून निर्माता भी जन्म लेते हैं। इस तरह से प्लेटो कहता है कि कानून लंबे समय से संचित किया हुआ कोष है। प्लेटो ने क्या कहा, प्लेटो कहता है कि कानून लंबे समय से संचित किया हुआ कोष, संचित किया हुआ कोष, ये कहा प्लेटो। और साथ ही उसने क्या कहा, उसने कहा कि कानून लंबे समय से संचित किया हुआ कोष है। और इसके अलावा वो कहता है कि वास्तव में प्रकृति की क्रूरता और मनुष्य की आवश्यकताएं ही विधायक का काम करती हैं। अर्थात जब प्रकृति में युद्ध अकाल जैसी परिस्थितियां उत्पन्न हुई या नई नई आवश्यकताएं उत्पन्न हुई तो उसी से कानून बने। अर्थात जो प्रकृति की क्रूरता है और मनुष्य की आवश्यकता है, यही सच्ची विधायक हैं, वही विधान बनाने का कार्य करती हैं। प्लेटो ने दूसरी बात क्या कही, प्लेटो ने कहा कि प्रकृति की क्रूरता और मनुष्य की आवश्यकताएं ही सच्ची विधायक हैं, अर्थात विधान निर्माण करने वाली सबसे मुख्य बात जो है या जो सबसे मुख्य आधार है वो क्या है, प्रकृति की क्रूरता और मनुष्य की आवश्यकताएं। मनुष्य में को नई नई आवश्यकताएं जब पड़ी तो उसने नए नए कानून बनाए, अन्यथा मनुष्य शायद इतने कानून न बनाता। और प्रकृति की ऐसी समस्याएं उत्पन्न न होती युद्ध काल जैसी तो मनुष्य फिर कानून न बनाता, ये कहता है वो। तो इस तरह से उसने क्या कहा कि वास्तव में कानून एक सभ्यता है, क्योंकि जैसे जैसे सभ्यता का विकास होता गया, समाज का विकास होता गया, वैसे कानून बनते गए। तो प्लेटो ने कानून पर क्या विचार दिया, प्लेटो ने कहा कानून एक सभ्यता है, कानून एक सभ्यता है। यहाँ लिख दे रहे हैं और इसका पीडीएफ, अब ये आज लास्ट टॉपिक है तो पूरा जितना हमने पढ़ाया हुआ है सब 6 भाग में सबका इकट्ठा पीडीएफ आपको मिल जाएगा। तो ये जितने लोगों ने एडमिशन लिया है उन सबको इसका पीडीएफ हम अवेलेबल करा देंगे। तो ये आज लास्ट टॉपिक है इसलिए इसका पीडीएफ इकट्ठा आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से वो क्या कहता है कि कानून वास्तव में क्यों जरूरी होता है, क्योंकि प्लेटो का मानना है कि मनुष्य को ये ज्ञान कराना कि सामाजिक जीवन के लिए सर्वोत्तम क्या है। वो कहता है कि मनुष्य को ये ज्ञान कराना जरूरी है कि सामाजिक जीवन के लिए क्या सर्वोत्तम है। अर्थात मनुष्य ने जब समाज में रहना शुरू किया तो समाज में रहने के लिए जो आवश्यकताएं पड़ी उसके अनुरूप कानून बना। इससे स्पष्ट होता है, प्लेटो कहता है कि इससे स्पष्ट होता है कि सामाजिक जीवन के लिए क्या जरूरी है ये बताना, इसका ज्ञान कराना ही कानून का लक्ष्य होता है। और दूसरा होता है कि मनुष्य की जो अपनी व्यक्तिगत जरूरतें हैं, व्यक्तिगत इच्छाएं और सामाजिक इच्छाओं या सामाजिक आवश्यकताओं के बीच सामंजस्य कैसे बिठाया जा सकता है, इस कानून से हमें इसका बोध होता है। तो कानून पे इस तरह से प्लेटो के ये विचार थे। उसने कहा कि कानून इस प्रकार से क्रमशः विकसित होता गया, इस तरह से अस्तित्व में आया। और कानून का निर्माण क्यों हुआ
क्योंकि जैसे जैसे मनुष्य को आवश्यकताएं पड़ी वैसे कानून का निर्माण करता गया। अब आगे हम पढ़ते हैं कि प्लेटो और फांसीवाद में क्या संबंध है, क्योंकि कई विद्वानों ने कहा कि प्लेटो वास्तव में प्रथम फांसीवादी था, और ऐसा कहने वाले सबसे प्रमुख व्यक्ति थे कार्ल पापर। कार्ल पापर कहते हैं कि वास्तव में प्लेटो प्रथम फांसीवादी था, और उन्हें प्रथम फांसीवादी क्यों कहते हैं बहुत से विद्वान। यद्यपि फांसीवाद हम आपको आगे चल के पढ़ाएंगे, आपके सिलेबस में फांसीवाद उल्लेखित है, लेकिन यहाँ प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा गया तो क्यों कहा गया, और फांसीवाद में और प्लेटो के विचारों में क्या अंतर है, इसको हमें जरा समझ। प्लेटो और फांसीवाद, प्लेटो और फांसीवाद। फांसीवाद वास्तव में कार्ल पापर ने क्या कहा कि प्लेटो प्रथम फांसीवादी था। कार्ल पापर ने क्या कहा, यहां से लिखें, कार्ल पापर ने क्या कहा, प्लेटो प्रथम फांसीवादी था। प्लेटो प्रथम फांसीवादी था, फांसीवादी, ये कहा था कार्ल पापर ने। एक स्टेटमेंट के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि किसने कहा था कि प्लेटो प्रथम फांसीवादी था, वो था कार्ल पापर। क्यों कहा उसने इसको प्रथम फांसीवादी, ये बात आती है कि उसने इसको प्रथम फांसीवादी क्यों कहा, और उसके कई कारण हैं। यहां लिखे हम, प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहे जाने के कारण, प्रथम फांसीवादी कहे जाने के कारण कौन कौन से कारण थे। मुख्य रूप से 3 कारण थे, और बहुत से कारण थे, लेकिन मुख्य रूप से 3 कारण थे। कौन कौन थे। पहला कारण यह था कि वह व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देता है। एक कारण यह था कि जिस तरह से फांसीवाद क्या करता है कि व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देता है, उसी तरह से प्लेटो भी व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देता है। दूसरा कारण यह था कि उसने दार्शनिक राजा के अधीन एक निरंकुश राज्य की कल्पना की। वो एक ऐसे आदर्श राज्य की कल्पना करता है जो विधि विहीन है और जिसका शासक दार्शनिक राजा है, और वह राज्य विधि विहीन है, अर्थात निरंकुश शासक या निरंकुश शासन है। और तीसरा, वो लोकतंत्र की आलोचना कर रहा है। ये 3 मुख्य कारण थे। इन कारणों से प्लेटो को प्रथम फांसीवादी कहा जाता है। पहला क्या है, वह व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देता है। व्यक्ति की तुलना में राज्य को अधिक महत्व देता है, एक कारण है। ठीक, और दूसरा कारण क्या है, उसने दार्शनिक राजा के अधीन निरंकुश शासन की कल्पना की। उसने दार्शनिक राजा के अधीन निरंकुश शासन की कल्पना, शासन की कल्पना। तीसरी बात क्या है, वह लोकतंत्र की आलोचना करता है। वह लोकतंत्र की आलोचना करता है, आलोचना करता है। इन 3 कारणों से उसको फांसीवादी माना जाता है कि ये फांसीवादी है। लेकिन वास्तव में कार्ल पापर ने इसको फांसीवादी कह दिया, कुछ और लोगों ने फांसीवादी कह दिया, लेकिन अधिकांश विद्वान
प्लेटो को प्रथम फांसीवादी नहीं मानते, बल्कि वो उसे फांसीवादी मानते ही नहीं है। फांसीवादी क्यों नहीं मानते हैं, इसके कई अन्य कारण हैं, इसको भी हम समझ लें। उसे फांसीवादी क्यों नहीं मानते हैं? अधिकांश विद्वानों ने कहा कि वो प्रथम फांसीवादी क्या, वो फांसीवादी ही नहीं था। अधिकांश विद्वानों ने उसको फांसीवादी नहीं माना। क्यों नहीं माना? क्योंकि सबसे पहला कारण यह है कि फांसीवाद जो दिया वो राजनीतिज्ञों ने दिया, और प्लेटो एक कोई राजनीतिज्ञ नहीं था। प्लेटो तो एक विद्वान था, वो राजनीतिज्ञ नहीं था। प्लेटो राजनीतिज्ञ नहीं था, जबकि जो फांसीवाद दिया था वो राजनीतिज्ञों ने दिया था। दूसरी बात क्या है कि जो फांसीवाद देने वाले थे, फांसीवाद के प्रणेता थे, वो लोग वास्तव में फांसीवाद इसलिए दिए थे, वो सिद्धांत उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि वे सत्ता पाना चाहते थे, अर्थात वो अवसरवादिता की वजह से उन्होंने ऐसा सिद्धांत दिया था या फांसीवाद दिया था। अर्थात फांसीवाद वास्तव में अवसरवादी लोगों ने दिया, और प्लेटो कोई अवसरवादी नहीं था। उसकी इस तरह की कोई विचारधारा थी ही नहीं। तीसरी बात है कि प्लेटो जो था वो वास्तव में राज्य में एकता चाहता था, जबकि फांसीवादी जो थे वो युद्ध लोलुप थे। मुसोलिनी क्या कहता था? वो कहता था कि स्त्री के लिए जिस प्रकार मातृत्व जरूरी है, उसी प्रकार पुरुष के लिए युद्ध जरूरी है। अर्थात फांसीवादी युद्ध लोलुप थे, जबकि प्लेटो युद्ध लोलुप नहीं था। वो आदर्श राज्य की कल्पना करता था और उस नगर राज्य को आदर्श राज्य मानता था। तो प्लेटो फांसीवादी नहीं था। प्लेटो फांसीवादी नहीं था। क्यों नहीं था? क्यों नहीं था? क्योंकि उसके कारण आप बताएंगे। कारण यहां लिखे हुए। कौन कौन से कारण? पहला कारण क्या है कि फांसीवाद जो था वो राजनीतिज्ञों ने दिया था, जबकि प्लेटो विद्वान था। पहला कारण, फांसीवाद राजनीतिज्ञों द्वारा दिया गया था, जबकि प्लेटो राजनीतिज्ञ न होकर विद्वान था। एक बात। दूसरा, फांसीवाद अवसरवादिता का परिणाम था। दूसरा, फांसीवाद अवसरवादिता का परिणाम था। अवसरवादिता का परिणाम था। फांसीवाद अवसरवादिता का परिणाम था। और तीसरा क्या है? फांसीवादी युद्ध लोलुप। फांसीवादी युद्ध लोलुप थे, जबकि प्लेटो नहीं। और यहां भी लिख सकते हैं फांसीवाद अवसरवादिता का परिणाम था, जबकि प्लेटो का सिद्धांत जो था वो अवसरवादिता का परिणाम नहीं था। तो इस तरह से क्या बात आती है कि प्लेटो फांसीवादी नहीं था। जब आपसे कारण पूछा जाएगा प्लेटो फांसीवादी क्यों नहीं था, तो उसके ये 3 कारण होंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। ये तीनों कारण होंगे। तो अब एक बात ये आती है कि फांसीवाद में और प्लेटो के सिद्धांतों में अंतर भी देख लें कि क्या अंतर है। कैसे स्पष्ट होगा कि प्लेटो फांसीवादी नहीं था? इसको भी हम समझ लें कि प्लेटो फांसीवादी नहीं था। ये कैसे स्पष्ट हो जाएगा? केवल इतने मात्र से नहीं होगा। दोनों सिद्धांतों में अगर हम अंतर देख लेते हैं, अंतर को समझ लेते हैं, तो क्लियर हो जाएगा कि प्लेटो फांसीवादी नहीं। आइए दोनों में अंतर को समझने का प्रयास करें। जैसे पहला अंतर क्या है कि प्लेटो राज्य को अधिक महत्व तो दे रहा है व्यक्ति,
की तुलना में, लेकिन वह व्यक्ति को पूरी तरह से अनदेखा नहीं कर रहा है, पूरी तरह उपेक्षित नहीं कर रहा है, बल्कि वो राज्य और व्यक्ति में उचित सामंजस्य बिठा रहा है। प्लेटो राज्य और व्यक्ति में उचित सामंजस्य बिठा रहा है। तो यहाँ पे हम पहले इसकी हेडिंग लिख दें, प्लेटो के सिद्धांत और फासीवाद में अंतर। प्लेटो के सिद्धांत और फासीवाद में अंतर। फासीवाद में अंतर, और अंतर को हम 3-4 खंडों में विभाजित करें। क्या क्या अंतर है? सबसे पहला अंतर हम क्या मान सकते हैं? प्लेटो व्यक्ति और राज्य में सामंजस्य की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि वास्तव में राज्य महत्वपूर्ण है, लेकिन वो व्यक्ति को पूरी तरह अनदेखा नहीं कर रहा है, वो व्यक्ति और राज्य में सामंजस्य बना रहा है। जबकि फासीवाद क्या करता है? वो व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र मानता है, अर्थात फासीवाद व्यक्ति को बिल्कुल भी महत्व नहीं दे रहा, वो राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र मान रहा है। पहला, प्लेटो राज्य और व्यक्ति में सामंजस्य स्थापित करता है, सामंजस्य स्थापित करता है। जबकि फासीवाद नहीं, और ये कह सकते हैं कि फासीवाद वास्तव में क्या कर रहा है? वो व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र मान रहा है, जबकि फासीवाद व्यक्ति को राज्य रूपी मशीन का एक पुर्जा मात्र मानता है, एक पुर्जा या एक अंग मात्र मानता है, पुर्जा मात्र मानता है। सिर्फ इतना मान रहा है वो, और इससे ज्यादा वह व्यक्ति को कुछ भी मानने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं मानने को तैयार है? क्योंकि अंतर है दोनों में, बहुत बड़ा अंतर है। प्लेटो क्या कहता है? प्लेटो मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी मानता है, अर्थात उसने बुद्धि और विवेक दोनों को महत्व दिया। प्लेटो का जो दर्शन है उसने बुद्धि और विवेक दोनों को महत्व दिया, जबकि फासीवाद व्यक्ति को पूरी तरह से बुद्धिहीन प्राणी मानता है। मुसोलिनी क्या कहता था कि चिंतन नहीं करिए, विचार नहीं करिए, सिर्फ आदेशों को सुनिए और आदेशों का पालन करिए, क्योंकि वह कहता था कि मनुष्य बुद्धिहीन प्राणी है, जबकि प्लेटो मनुष्य को बुद्धिमान प्राणी मानता है, बुद्धि विवेक की बात करता है। तो दूसरा अंतर कहां आ रहा है? दूसरा अंतर है प्लेटो का दर्शन या चिंतन मनुष्य या मनुष्य में बुद्धि और विवेक को महत्व देता है, जबकि फासीवाद क्या कर रहा है? फासीवाद मनुष्य को पूर्णतः बुद्धिहीन मानता है, बुद्धिहीन प्राणी मानता है। ये इसकी है। तो दूसरा अंतर क्या आया कि फासीवाद इसको पूरी तरह से बुद्धिहीन प्राणी मान रहा है। अब एक बात ये आती है कि प्लेटो का जो चिंतन है, प्लेटो का जो दर्शन है, वो दर्शन किस तरह का है? आदर्शवादी, जबकि फासीवाद पूरी तरह से यथार्थवादी। तीसरा अंतर क्या है? प्लेटो का दर्शन आदर्शवादी, जबकि फासीवाद यथार्थवादी।
ये पूरी तरह से यथार्थवादी है। तीसरा अंतर ये आया कि प्लेटो का जो दर्शन है वो वास्तव में आदर्शवादी है, वो आदर्शवाद की बात कर रहा है, आदर्श राज्य की बात कर रहा है, और जबकि ये फांसीवाद है पूरी तरह से यथार्थवादी। अगली बात क्या है कि प्लेटो का दर्शन जो आदर्शवादी है, ये प्लेटो क्या कह रहा है, आत्मसंयम की बात कर रहा है कि हर व्यक्ति को, हर वर्ग को आत्मसंयम करना है और आत्मसंयम के द्वारा उन्हें अपने कर्तव्यों का पालन करना है। जबकि फांसीवाद क्या है, वो आत्मसंयम की बात नहीं करता, वो विरोधियों के पूर्णतः दमन की बात करता है। अर्थात यहाँ दोनों विपरीत विचारधाराएं हैं। प्लेटो का दर्शन व्यक्ति में स्वयं में परिवर्तन की बात कर रहा है, आत्मसंयम की बात कर रहा है, और फांसीवाद विरोधियों के दमन की बात कर रहा है। तो अगला क्या है, प्लेटो का दर्शन आदर्श, प्लेटो का दर्शन आत्मसंयम की बात करता है, जबकि प्लेटो का दर्शन आत्मसंयम की बात करता है, जबकि फांसीवाद विरोधियों के पूर्णतः दमन की बात करता है, विरोधियों के पूर्णतः दमन की बात करता है। तो इस तरह से एक बहुत बड़ा अंतर ये है। तो इन सबसे स्पष्ट हो जाता है कि प्लेटो का सिद्धांत और फांसीवाद दोनों में बहुत व्यापक अंतर है। अर्थात प्लेटो फांसीवादी नहीं था, लेकिन कुछ विद्वानों ने, विशेषकर कार्ल पॉपर ने उसे प्रथम फांसीवादी कहा है। क्यों कहा है ये भी हमने समझ लिया। तो इस तरह से आज प्लेटो पर ये हमारा जितना अध्ययन था ये कंप्लीट हुआ, और इसका अध्ययन हमने कुल 6 खंडों में किया। 6 वीडियो आपको इसमें दिए गए हैं। तो जितने लोगों ने एडमिशन लिया है इस बैच में, उन सबको इसका पूरा कंप्लीट पीडीएफ हम आपको नोट्स में, और वो नोट्स आपको जैसे पहले भी मिला है, वो हस्तलिखित नोट्स है, उसको हम अपने हाथ से लिखते हैं, और वो नोट्स आपको मिल जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में। तो इस तरह से ये पूरा का पूरा ये कंप्लीट हो जाता है प्लेटो। अब इसके बाद में अगली क्लास से हम अरस्तु आपके सिलेबस में है और बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक है अरस्तु, और अरस्तु पे भी हम इसी तरह से कई लेक्चर में उसको पूरा कर पाएंगे, क्योंकि उससे भी बहुत प्रश्न आते हैं। तो उसके लिए भी कई वीडियो देंगे, और जब पूरा कंप्लीट हो जाएगा अरस्तु तो उसका पूरा नोट्स आपको पीडीएफ के रूप में हम दे देंगे। तो इसका पीडीएफ आपको तुरंत ही मिल जाएगा। तो इससे आपको प्लेटो पे जितनी चीजें समझ में आ गई, इसको आप पूरा नोट्स बना लीजिए, और फिर कुछ समय बाद, जैसा कि हमने आपको बताया है, आपका इस पे हम टेस्ट भी प्रारंभ करेंगे। तो ये समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। अगले टॉपिक में हम पढ़ते हैं अरस्तु। थैंक यू।